मैं डॉक्टर वंदना भारद्वाज बीएड विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ, स्माइल नेशनल महिला कॉलेज के अंतर्गत। आज मैं आपको बीएड के छात्राओं के लिए फर्स्ट ईयर की कंटेम्प्रेरी सिस्टम इन इंडिया के अंतर्गत E1 जिसका की सब्जेक्ट कोड E101 है, विषय है आज का हमारा करंट इशू, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत हम जो करंट शिक्षा के हमारे इश्यूज हैं उनके विषय में हम पढ़ेंगे। जिसमें हमारा फर्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, इसमें 3-4 पॉइंट्स जो आप दिखाई दे रहे हैं, इसके भी सबसे पहले आपको बताऊंगी कि हमारा ऑटोनोमस, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला और वैश्वीकरण या त्रिभाषा सूत्र, ये क्या चीज है। तो इसमें हम एक एक पॉइंट्स को लेकर चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो हमारी शिक्षा है आज की, वो कई तरह से चल रही है। एक होती है संस्थाएं शिक्षा की, निजी संस्था, एक होती है सरकारी संस्था और एक होती है निजी एवं सरकारी, एक आती है सहायता प्राप्त, एक होती है अशासकीय। तो इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं उनका अलग अलग रोल है, अलग अलग नियम है, अलग अलग वहाँ पर तरह से कार्य किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस, क्योंकि हम शिक्षा की विश्वविद्यालय के हम छात्र हैं, तो हम विश्वविद्यालय की बात लेंगे यहाँ पर। तो यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी मतलब कि हमारा विश्वविद्यालय स्वायत्ता क्या है, यानी कि सेल्फ। ऑटोनॉमस मतलब जिसके अपने अधिकार हों, अपने नियम हों। हालांकि हम जो नॉर्म्स हैं वो शिक्षा के सरकारी नियम को लेते हुए हम अपने भी कुछ नियमों को उसमें ऐड करते हैं। तो जो सारा शिक्षा का जो फाइनेंस या व्यवस्था रहती है वित्तीय संबंधित, वो सारी हमारी जहाँ पर ऑटोनॉमस बॉडीज होती हैं वो अपने आधार पर अपने ही अकॉर्डिंग उन चीज़ों को देखती हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस या प्राइवेटाइजेशन, कॉमर्शलाइजेशन, ये तीनों चीज ही इस अंतर्गत आती है, जहाँ पर वित्तीय सहायता या फाइनेंस का जो रोल है वो सारा यूनिवर्सिटी अपने ही आधार से अपने नियम्स को भी चेंज कर सकती है। इसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट देख रहे हैं आप, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, पॉपुलेशन, एजुकेशन, जिसके विषय में हम अगली स्लाइड्स के द्वारा एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा जो फ्रीडम टू गवर्न एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस अफेयर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि स्वायत्ता के आयाम क्या है, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस। 3 तरह से हमारी संस्थाएं चलती हैं कि वहाँ पर एकेडमिक व्यवस्था क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था क्या है, या फाइनेंशियल किस तरह से बना। तो फाइनेंस के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो ऑटोनॉमस बॉडी में है, फाइनेंस जो है वो सरकार की सहायता के साथ साथ हम अपने तरह से भी सोर्सेज को जनरेट कर सकते हैं और उनको हम खर्चे भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अभी जितनी भी हमारे ऑटोनॉमस बॉडीज हैं वो अपने नियम और परीक्षा के नियम वगैरह को भी अपना लागू कर सकती है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, स्वायत्ता की आवश्यकता, नीड और ऑटोनॉमी की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि हमारे जनसंख्या तेजी से बढ़ने होने के कारण सरकार इतनी ज्यादा स्कूल खोल रही है, लेकिन फिर भी इतनी संस्थाएं नहीं है अवेलेबल। तो निजी संस्थाओं को या निजी ग्रुपों को या सामाजिक संस्थाओं को भी इस चीज को शिक्षा के प्रसार के लिए आगे आना पड़ा। तो वहां पर एक पॉइंट दे दिया गया ऑटोनॉमस, जिन्हें शिक्षा को चलाने के लिए कुछ अधिकार भी दिए गए। तो उसी को एक हम यहाँ पर दिया गया है कि इनोवेशन, फास्टर डिसीजन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कि हम शिक्षा में जो भी चेंज करना चाहते हैं या जो भी सजेशन आते हैं या छात्राओं की कुछ आवश्यकता होती है या उसमें कोई भी सुधार हमें लाना है, तो हम उस आधार में, उस पाठ्यक्रम में, उस वित्तीय परिवेश में और छात्राओं की जो जरूरत का सामान है उनको भी हम अपनी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो वो सब चीजें हमारी आती हैं, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी ऑटोनॉमस बॉडीज की। अब इसमें हमारी चुनौतियां क्या हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, फंडिंग इश्यूज, राजनीतिक, क्योंकि हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं, सरकार हमें लागू तो कर देती है कोई भी चीज, लेकिन उसको लागू होने तक, संस्थाओं तक पहुंचने में बहुत सारी चुनौतियां सामने आती हैं। कई बार क्या होता है, चीजें लागू हो जाती हैं, लेकिन कई राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण या कई संस्था समूह के हस्तक्षेप के कारण वो फंड हमारे तक रिलीज होते होते एक
छन्नी के रूप में प्राप्त हो पाता है, कि वो संस्थाएं सरकार हमें दे तो ज्यादा रही है लेकिन हमारे पास पहुंच रहा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज की छात्रवृत्ति है, कि जो छात्रवृत्ति बच्चों को मिल रही है वो डायरेक्ट स्कॉलरशिप बच्चों के उसमें आती है, ताकि जो बीच का जो हमारा जो पोर्शन कट ऑफ होकर आता था वो कट ऑफ होना बंद हो गया है। तो इसके जो ये रिजल्ट हमारा आया है वो शिक्षा के निजीकरण या प्राइवेट व्यवसायीकरण होने के ये एक ड्रॉबैक भी है, यानी कि इसका जो क्वालिटी है, यहाँ हम स्लाइड में देख रहे हैं, गुणवत्ता की मांग और वैश्वीकरण, यानी कि जब शिक्षा का निजीकरण करा गया तो उसमें दोनों चीज आई, हर चीज के लाभ भी होते हैं, हर चीज के हानि भी होती है। तो हानि में ये हुआ कि हमारे जो शिक्षा का व्यवसायीकरण होता चला गया, कुछ संस्थाएं खुली तो उन्होंने क्या करा, उस पैसे को इकट्ठे करने के सोर्सेज तो जनरेट किए, लेकिन जो उनके खर्चे हैं उनको गलत तरीकों में लगाया गया, जैसे कि क्वालिटी ऑफ टीचर्स, यानी कि टीचर्स को दिखाया कुछ जाता है और दिया कुछ जाता है। तो उससे क्या हुआ कि जो क्वालिटी टीचर्स की नहीं, थोड़ी लो क्वालिटी के टीचर्स ही उस क्षेत्र में आ पाएंगे, ऐसा भी नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ इस तरह का रहा स्थिति कि हमारे पास शिक्षा की क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं नकारात्मक प्रभाव, जैसे मैं बात कर रही हूँ कि हाई फीस और इनइक्वालिटी, कि हम शिक्षा के जो प्राइवेट होने से क्या हुआ कि सरकारी फीस, जैसे कि आपके बीएड का ही है, सरकारी फीस बहुत कम पे बच्चे बीएड कर पाते हैं, लेकिन क्योंकि संख्या की कमी है और जनसंख्या मतलब ज्यादा है तो बहुत कम बच्चों को वहां पर प्रवेश मिल पाता है। तो प्लस पॉइंट तो ये है कि ज्यादा बच्चों को शिक्षा के अवसर मिल पा रहे हैं, ज्यादा शिक्षकों को रोजगार मिल पा रहा है, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी है कि आज बच्चा बिना कुछ सीखे डिग्री प्राप्त भी कर रहा है। तो कुछ ही ग्रुप्स ऐसे हैं, कुछ ही संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने ये स्टार्टिंग की थी, तो उनको हालांकि कंट्रोल करने की सरकार की पूरी कोशिश है, लेकिन फिर भी ये चीजें आज हमारे उसमें स्टार्ट हैं। तो नकारात्मक खबरें यही आया कि इनइक्वालिटी, असमानता क्यों आई, क्योंकि जो बच्चा रेगुलर पढ़ लेके पढ़ रहा है वो जो बच्चा नहीं आ रहा है, दोनों की डिग्री बराबर है, लेकिन क्वालिटी वाइज वो बच्चे के अंदर नहीं आ रहा है। तो उससे बच्चा आगे क्या है, अभी आगे हम स्लाइड्स पे बात करेंगे, उसमें स्ट्रेस में भी आ रहा है बच्चा। स्ट्रेस में क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके पास डिग्री तो आ जा रही है लेकिन क्वालिटी नहीं आ पा रही है। तो आपकी क्वालिटी ना होने के कारण बच्चे को वो, क्योंकि हर क्षेत्र में अब कंपटीशन हो गया है, प्रतियोगिताएं हो गई हैं, तो वहाँ बच्चा फेल हो जा रहा है, तो वहाँ उसको रोजगार के नहीं मिल पा रहा है। बनस्पत उनके जो बच्चे हमारे अच्छी डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, अच्छी संस्थाओं से प्राप्त कर रहे हैं, आकर सीख रहे हैं, तो वहाँ पर उनका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है और बच्चे अपनी स्टार्टअप के द्वारा या किसी भी तरह से उस रोजगार को सृजन कर पा रहे हैं, मतलब दूसरों को भी रोजगार दे पा रहे हैं। तो यहाँ ये फर्क देखा जा रहा है शिक्षा का निजीकरण होने से। तो ये बहुत करंट इशू इसीलिए शिक्षा में या आपके सिलेबस में भी है, और करंट इशू सबसे ज्यादा क्या है कि बच्चों को डिग्रियां तो बहुत मिल के बैठे हुए हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं कह सकते हैं हमें रोजगार अपने लिए खुद सृजन भी करना पड़ेगा। इसीलिए भारत सरकार ने ये स्किल डेवलपमेंट इंडिया और ये सब जो लगाया है, उसका कारण क्या है कि हम रिड्यूस फंडिंग, हम जो है वित्तीय प्रॉब्लम्स पे फंसते जा रहे हैं, और ग्लोबलाइजेशन होने से स्किल की कमी होने की वजह से बच्चे क्या हैं, स्ट्रेस में हैं और लॉस ऑफ वैल्यूज, अपने वैल्यूज को मॉरल, क्योंकि स्ट्रेस में है तो वो उल्टे सीधे कई बार ऐसे कृत्रिम कार्यों में फंस जाते हैं, क्योंकि पैसा अर्निंग करने की वजह से तो बच्चे नशा, अपराध, इनमें भी फंसते चले जा रहे हैं। तो स्ट्रेस में आ जा रहे हैं बच्चे, क्यों? क्योंकि उनके पास डिग्री तो है और वो छोटा काम नहीं करना पसंद कर रहे हैं डिग्री होने के बावजूद। लेकिन कुछ
छात्र ऐसे हैं जिनमें प्रतिभा है, वो अपनी प्रतिभा को आगे कर कर अपना किसी भी तरह से अपने रोजगार को डेवलप कर रहे हैं और औरों को भी रोजगार दे रहे हैं। तो यहाँ जो ये फर्क देखा जा रहा है वो ये फर्क शिक्षा के निजीकरण और उसमें भी कॉमर्शलाइजेशन, दोनों में फर्क है। यहाँ से स्लाइड है कि प्राइवेटाइजेशन वर्सेस कॉमर्शलाइजेशन, यानी कि निजीकरण और व्यवसायीकरण, दोनों में अंतर है। निजीकरण मतलब क्योंकि चलाई तो ये संस्था इसलिए गई थी, ये अधिकार इसलिए करा था ताकि ज्यादा लोगों को अवसर मिले, ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा अच्छी सुविधाएं मिले, क्योंकि फीस अच्छी है तो वहाँ संस्थाओं में अच्छी सुविधाएं भी हैं, अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, बेटर क्वालिटीज मिल रही है, इम्प्रूव आप जो जितने भी हमारी एक्टिविटीज हैं वर्ल्ड लेवल पर चीजें आ रही हैं। तो जैसे कंप्यूटर का ही है तो हर जगह कंप्यूटर की ट्रेनिंग और ये सब, जहाँ पर लैब्स अच्छी तरह से नहीं है, सरकारी में आज भी उतनी अच्छी तरह से यंत्रों का उपकरणों का अभाव है जितना कि निजी संस्थाओं में है। तो दोनों में चीज देखने को मिलती है। तो जो हमारा अंतर है वो यही है कि ऑनरशिप वर्सेस प्रॉफिट मोटिव। ये जो संस्था है, जो निजी संस्था है जो चला रही है, वो दो मोटिव से चलाती हैं कि या तो वो चला रही हैं कि हमें बच्चों को कुछ देना है, हमें समाज के लिए कुछ करना है, तो वो लोग तो ओनरशिप में कर रहे हैं, और कुछ लोग केवल उसको व्यवसाय के रूप में देख रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेना है। उसमें उसका स्वरूप बिगाड़ के रख दिया है उन ऐसी संस्थाओं ने जो जहाँ पर केवल प्रॉफिट को देखकर एक तरह से कह लीजिए उसको एक दुकान बना कर रख दिया है, एक व्यवसाय बना कर रख दिया है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि हमें उन सब चीजों को कंट्रोल करना है और शिक्षा को शिक्षा के तरीके से ही बच्चों को देना है। तो उसके लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले जो समस्या चलती आ रही है जनसंख्या की, तो जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा और हमें उसके तरफ कुछ सोचना पड़ेगा कि हमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी और उन सब चीजों को जानने से भी है, हमें भी खुद से उन चीजों के लिए आगे आना पड़ेगा। और जहाँ भी हमें गलत तरीके से, क्योंकि हम चाहते हैं कि घर बैठे सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। अब मैं बात करती हूँ आपको कि यहाँ पर किस चीज को लेकर दो हुआ है। तो पॉलिसी जो अब एनईपी में भी कर दिया है, त्रिभाषा सूत्र। अभी तक हमारा जो चल रहा था ये त्रिभाषा सूत्र की एक बच्चे को 3 भाषा, क्योंकि पहले से भी चलती आ रही है, लेकिन अब NEP 20 में उसे कंपलसरी कर दिया गया है। तो सबसे पहले से इसके जो कंपोनेंट्स है वो मदर टंग, सबसे पहली जो भाषा आती है वो आती है मातृभाषा। जिस स्टेट में, जिस प्रदेश में या जिस देश के अंतर्गत उस जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, जो भाषा आपके घर में आम बोली जाती है वो हमारी मदर टंग। उसमें वो हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, तमिल भी हो सकती है, तेलुगु भी हो सकती है, कोई भी भाषा। तो यहाँ पर हमारा वर्ड स्पेसिफाई है मदर टंग। फिर सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज में हमारी मदर टंग, सेकंड लैंग्वेज में हमारी हिंदी और इंग्लिश। तो अगर आपकी फर्स्ट मदर लैंग्वेज हिंदी है तो सेकंड आपकी इंग्लिश हो गई। और यदि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज कोई और लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, तो उसके अलावा उसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक ऑप्ट कर सकते हैं। तो यानी कि सेकंड में आपका हिंदी और इंग्लिश ही है। और थर्ड लैंग्वेज में हमारी अदर लैंग्वेज आती हैं, जिसमें फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकन, जो भी हमारी फ्रेंच, तो वो जो भी हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज में है। तो फिर दोबारा रिपीट करूंगी कि पहले हमारी मातृभाषा, सेकंड लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, और अदर लैंग्वेज हमारी जो भी हमारी बाकी भाषाएं बचती है। इसके लिए एक उदाहरण से आपको बताना चाहूंगी कि यदि आप सपोज फ्रेंच में पैदा होते हैं तो आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो फ्रेंच हो गई, और सेकंड लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से आपको एक ऑप्ट करनी पड़ेगी। तो ज़्यादातर वहाँ के बच्चे इंग्लिश ऑप्ट करते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं। और थर्ड में उनकी जो भी लैंग्वेज, वो बच्चा जो भी लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड की जो भी लैंग्वेज सीखना चाहे वो सीख सकता है।
तो हर बच्चे को 3 लैंग्वेज का आप करा गया है, और हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत बच्चे कई बार ले लेते हैं, कई बार तमिल ले लेते हैं, कई बार, तो इस तरह से मदर लैंग्वेज, सेकंड हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि कंपटीशन में भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 और हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक ऑप्ट आपको हर कंपटीशन में करनी होती है, जो कि अनिवार्य रूप से, तो इसीलिए सेकंड लैंग्वेज में कंपलसरी है हिंदी और इंग्लिश। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि शिक्षा के उसमें, तो सबसे पहले हमें एकता, संस्कार और कल्चर, यूनिटी, कम्युनिकेशन और कल्चर, यानी कि सबसे पहले हमें सबके साथ सद्भाव की भावना, एकजुट होकर काम करना, एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे की सामाजिक स्थिति का, इन सबका आदर करना, तभी हमारा शिक्षा हमें ये चीज़ सिखाती है। और कम्युनिकेशन, कि हमें एक दूसरे के साथ अपनी भाषा, किस तरह से अपनी भाषा का इस्तेमाल करना है, किस तरह से शब्दों का उच्चारण है, किस तरह से एक दूसरे के साथ हमें बातचीत करनी है, वो सब चीज़ें हैं। और शिक्षा, और क्या है, कल्चर, हमें साथ साथ अपनी संस्कृति को भी लेके चलना है, कि हमारी संस्कृति के आधार और वो विकास, वो कल्चरल हमें संस्कृति कहाँ से सीखने को मिलेगी, घर से, तो उस कल्चरल डेवलपमेंट को भी हमें लेकर चलना है, हमें अपने कल्चर को नहीं छोड़ना है। तो 3 हमारे ऑब्जेक्टिव है, यूनिटी, कम्युनिकेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट इसमें है हमारा चुनौतियाँ, चैलेंजेस। चैलेंजेस जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास जो भी शिक्षकों की कमी, क्यों, मैं वापस रिपीट करना चाहूँगी कि हमें क्यों जरूरत पड़ी ऑटोनॉमस की या निजी संस्थाओं की खोलने की, क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, तो तेजी संख्या बढ़ने के कारण सरकार इतनी स्कूल नहीं खोल पा रही थी, या अभाव उनका था, जगह का अभाव था, या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी फाइनेंस की, कि इतनी ज़्यादा फाइनेंस हमारा नहीं हो रहा था, जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही थी, तो उसमें सामाजिक संस्थाओं के साथ हेल्प कराई गई। तो फिर हमारे पास चैलेंजेस आए शिक्षकों की कमी के, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए गए और निजी संस्थाओं की को आगे लाके हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा गया। तो यहाँ पर हमारी जो स्लाइड्स शो हो रही है, लैक ऑफ टीचर्स, इंग्लिश डोमिनेंस, तो क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुभाषीय प्रांत है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो शिक्षा, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज क्योंकि इसको दिया गया है स्थान, तो इंग्लिश को एक कंपलसरी रूप में देखा जाता है प्राय। तो बहुत से टीचर्स इंग्लिश में इतनी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, इंग्लिश फ्रेंडली नहीं है, तो जहाँ पर इंग्लिश अदर लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाना है, तो वहाँ लैंग्वेज भाषा की गति ठीक ना होने के कारण या भाषा प्रभावी ना होने के कारण टीचरों की कमी है। कि सपोज अगर हाँ कोई हिंदी भाषी टीचर तो उसमें जाता है और उसकी इंग्लिश अगर अच्छी है तो वहाँ काम कर पाएगा, अदरवाइज जो है उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि शिक्षकों की कमी, ट्रेन टीचर्स की कमी। तो उस तरफ क्या करा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की तरफ हम बढ़े और आज हमारे पास काफ़ी सारे टीचर्स और इन सब की संख्या है और उनको हम, क्योंकि शिक्षा का निजीकरण है और निजीकरण होने के बाद जो करंट स्टेटस है, तो हम मोस्टली जो टीचर्स जानते हैं वो 2 लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी और इंग्लिश। हालांकि अब NEP 20 में ट्राइंग लैंग्वेज को बहुत इम्पोर्टेंट वो करा गया है। जनसंख्या जिसका जो मेन वो है, अब हमें किस फील्ड पे काम करना है आगे, वो हमें काम करना है वो जनसंख्या शिक्षा, पॉपुलेशन एजुकेशन। इसीलिए इस विषय को एक विषय बना दिया गया क्योंकि समस्या आ रही थी कि हम किस तरह से अवेयर करें कि जनसंख्या कंट्रोल हो सके। तरह तरह के कार्यक्रम चलाए गए, परिवार नियोजन के और नसबंदी के और भी प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार द्वारा चलाए जाते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम थोड़ा सा उस शिक्षा को नहीं दे पा रहे थे। तो पॉपुलेशन एजुकेशन को एक विषय बनाकर रखा गया और जिससे कि वो उस जनसंख्या के कारण को समझ सके, उस जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके और नागरिकों में उस जो हमारी जो मूल समस्या है वो जनसंख्या बढ़ना, वृद्धि सभी समस्याओं की एक जड़ है। तो उस वृद्धि
को रोकने के लिए हमें सबसे पहले उन्हें उस वृद्धि से होने वाले नुकसान और ये सब चीज़ों को हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ कंट्रोल प्रोग्राम भी है, जैसे 2 बच्चों से ज़्यादा किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, या 2 बच्चों से ज़्यादा तीसरे पे आपको आदि सरकारी उसमें जो वित्तीय सहायता मिलती है वो नहीं मिलेगी। तो इस तरह के कंट्रोल प्रोग्राम चलाए गए। तो जनसंख्या समस्याओं की समझ को समझाने के लिए पॉपुलेशन एजुकेशन को एक विषय के रूप में बनाया गया। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अभी मैंने आपको बताया कि हमारी जो जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। क्या है? वो तेजी से बढ़ रही है और ग्रोथ प्रेशर हमारा तेज से बढ़ रहा है। इसके 2 कारण हैं, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो क्या है कि जनसंख्या की जो रेट है, जो डेथ रेट है वो कम है और ग्रोथ रेट ज़्यादा है। फैसिलिटी जिनके बच्चे वैसे नॉर्मल उसमें नहीं हो पा रहे हैं, हम दूसरी तकनीकी द्वारा भी आज बच्चों को पैदा करने में सक्षम है। तो इस तरह से जनसंख्या अगर हमने विकास किया है तो उस विकास का ड्रॉबैक ये भी है कि जनसंख्या बढ़ने का ये भी एक कारण है। जनसंख्या का जो मेन है वो सरकार पर, देश पर क्या है, जनसंख्या बढ़ने का प्रेशर है, जिस वजह से सारी समस्याओं को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए सबसे पहले हमें इसकी आवश्यकता आज भी है कि हम जनसंख्या को कंट्रोल करें और क्या करें कि सारी समस्याओं से उन्हें अवेयर से पहले जनसंख्या नियंत्रण करना जरूरी है, ये बताना पड़ेगा, जिसके लिए पॉपुलेशन एजुकेशन एक विषय के रूप में बच्चों को आज पढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम हेल्थ, जेंडर और इक्वलिटी। हम बात करते हैं जेंडर इक्वलिटी की, और हम बहुत सदियों से उसकी बात करते आ रहे हैं जेंडर इक्वलिटी की। लेकिन हम आज भी, क्या हम कभी सोचा है बैठ के कि क्या हम आज भी उस जेंडर इक्वलिटी के लेवल पर आ पाए हैं? क्यों? क्योंकि आज भी हमारे घरों में जब लड़का और लड़की घर में बचपन से ही, जब एक घर में, एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी कि घर में लड़का लड़की दोनों पढ़ रहे हैं, तो घर में जो माँ है वो काम के लिए कोई भी काम यदि काम कर रहा है तो बेटे को ना उठाकर बेटी को उठाएगी। तो वहीं से हमारा वो भेदभाव शुरू हो गया। तो जेंडर इक्वलिटी की अगर हम बात करते हैं तो वहीं से वो बचपन से बच्चे के अंदर, लड़के के अंदर वही भावना आ जाएगी कि मैं श्रेष्ठ हूँ, और लड़की के अंदर वहीं से उसे एडजस्टमेंट करने की आदत पड़ेगी। हालांकि हम आज के युग में महिलाओं को बहुत सशक्त बनाने में सक्षम हैं, बहुत आगे लाए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा उदाहरण है जिसके अंतर्गत हम बहुत सारी बेटियों को बचा पाए हैं और पढ़ा पाए हैं। लेकिन फिर भी आज हम ग्रामीण, अगर रूरल एरिया में जाकर देखें तो आज भी वही सोच है। इवन एक शहरों में भी अगर एक व्यवसाय है महिला, तो वो भी घर का पूरा संपूर्ण काम कर कर तभी वो घर के बाहर निकलती है। क्योंकि हमारे एक मस्तिष्क में वो चीज़ बचपन से बैठ गई है कि ये ड्यूटीज हमारी है, और जेंट्स की भी एक मानसिकता बन चुकी है, पुरुष को भी एक, क्योंकि शुरू से ये सिखाया गया है। हालांकि आज ये आंकड़े देखने को मिलते हैं कि दोनों मिलकर कॉपरेशन के साथ अपने घर को चला रहे हैं और दोनों ही एक लेवल पर आकर अब साफ कार्य को कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें अभी इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। तो इंक्लूड, तो हमें, क्योंकि हमें क्या करना है, इस चीज़ को कैरिकुलम में शामिल करना। पाठ्यक्रम में क्यों शामिल करा गया कि हमें इंटीग्रेशन से मतलब कि लड़का और लड़की दोनों को समान शिक्षा है, तो समान शिक्षा के अवसर होना चाहिए। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में लड़कियों को एंट्री ना हो। जैसे पहले सेना के क्षेत्र में महिलाओं को एंट्री नहीं थी, लेकिन आज हर क्षेत्र में महिला, जैसे हमारे शहर में सबसे बड़ा उदाहरण आज रैपिड और मेट्रो है, जिसमें कि ड्राइवर, सुरक्षाकर्मी और समय सभी में महिलाओं को अधिक संख्या में रखा गया है। तो ये सबसे बड़ा एक आज का ज्वलंत उदाहरण है। तो हम अब जितने भी हमारे करंट इशू हैं वो
जितनी भी चुनौतियां हैं, सरकारी पहल, यानी कि अभी मैंने आपको बात की थी कि पॉपुलेशन पॉलिसी, तो जनसंख्या नियंत्रण करने की जो गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम्स है, उनसे उन सबको बच्चों को पढ़ाई जाने की, कम्युनिटी वर्क कराते हैं, सामाजिक कार्य बच्चों से कराए जाते हैं, सामुदायिक कार्य कराए जाते हैं। तो जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम चलाते हैं, तो चाहे वो स्वास्थ्य के प्रति हो, चाहे वो जनसंख्या के प्रति हो, चाहे वो शिक्षा के प्रोग्राम के प्रति हो, वो सारी पहल को हमने सामुदायिक कार्य के रूप में छात्रों को भी एक जिम्मेदारी बना दी गई है कि शिक्षकों की मदद से वो सारी गवर्नमेंट प्रोग्राम को, समाज को एक पूरा वो करें। तो उसमें शिक्षकों का एक बहुत बड़ा रोल है कि हम छात्राओं को उन सब चीज़ों से अवेयर करें, और छात्राओं को, जैसे कि अभी पहले भी बताया है, कि सामुदायिक कार्यक्रमों के द्वारा, जिसपे हम जल सुरक्षा योजना, बिजली बचाओ कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और स्वास्थ्य से संबंधित भी डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स, हम साइबर क्राइम पर आधारित कार्यक्रम, विभिन्न अलग समय समय पर हम दिवस मनाने के रूप में भी उनको एनवायरनमेंट संबंधित विज्ञान दिवस, विज्ञान मेले, इनके थ्रू ये सारी चीजें क्या है, शिक्षकों को आगे आना पड़ेगा। तो शिक्षकों की भूमिका वहाँ पर बनाई गई, क्योंकि बच्चों में हमें वो छात्रों के थ्रू, क्योंकि सबसे पहले अगर स्कूल बच्चा पढ़ेगा तो स्कूल पढ़ेगा तो जब बच्चा समाज में जाएगा, उस समाज से अवेयर होगा, एक बच्चे से, फिर 2 छात्र से, उससे परिवार बनेगा, परिवार से समाज बनेगा, समाज से शहर बनेगा, और शहर से प्रदेश बनेगा, और प्रदेश से देश बनेगा। तो इस तरह से हम अगर टीचर्स आगे आएंगे, तो जब टीचर्स हम आगे आएंगे तो इस तरह से हम अपने कार्यक्रम को, शिक्षा को आगे बढ़ाए जाएंगे। तो इसीलिए जितने भी हमारे सामाजिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है, तो हमेशा पहल स्कूलों के माध्यम से ही होती है। तो शिक्षकों की एक बहुत अच्छी, बहुत से भूमिका है। और अभी आज मैंने आपको इसके माध्यम से आपके सिलेबस के अंतर्गत और उसके बाहर की भी कुछ जानकारी दी। तो इसीलिए इन सब विषयों को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, क्योंकि आप एक भावी शिक्षक हैं, और भावी शिक्षक को इन सब चीज़ों के विषय में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रश्न, क्योंकि हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहीं कहीं ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि मैडम ये टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस में रखे गए हैं तो क्यों रखे गए। तो इन टॉपिक्स को सिलेबस में शामिल इसलिए करा गया है कि जितनी भी हमारी चीज़ है, कोई भी हमारे पाठ्यक्रम की चीज़ें, वो सब चीज़ें बेकार नहीं है। वो हमारे कार्यक्रम जो है शिक्षा से संबंधित है, और वो सभी चीज़ों से हम लाभान्वित होंगे। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ का अंकन हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा है जो देश का निर्माता है। क्यों कहा गया शिक्षक को भावी निर्माता? क्योंकि हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। जिस तरह से हम बच्चों को तैयार करेंगे, उसी तरह से, अभी मैंने पहले भी बताया कि समाज तैयार होगा, समाज होगा तो प्रांत होगा, प्रांत होगा तो शहर होगा, तो प्रांत होगा, और प्रांत होगा तो देश होगा। अपने देश को आगे बढ़ाने में शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरह से आज हमने जो करंट इशू पर चर्चा की है, वो आशा है आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं फिर दोबारा से दोहराना चाहूँगी कि आपका जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, करंट इशू है, निजीकरण, ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि निजी संस्था क्या है। निजी संस्था जो पूरी तरह से अपनी तरह से चलाती है, जैसे प्राइवेट कॉलेज बोलते हैं अपनी भाषा में, और ऑटोनॉमस, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी है, वो एक ऑटोनॉमस संस्था है जो कि एक सरकार के सेमी गवर्नमेंट उसे बोल सकते हो, जहाँ पर अपॉइंटमेंट और जो भी रूल्स हैं, जो भी पाठ्यक्रम है, वो सरकार, एनसीटी, यूजीसी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। लेकिन जो फाइनेंस है वो हमारा उनका सेल्फ कंट्रोल है। तो इसी के साथ मैं आपका सबका धन्यवाद करूँगी कि आपने मुझे इतना ध्यान से सुना।